वेलकम टू माय चैनल अ रोड टू हिस्ट्री। आज के वीडियो में वैदिक पीरियड जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिविल्स के लिए भी और जो हिस्ट्री ऑनर्स के या बीए प्रोग्राम में जिन बच्चों ने हिस्ट्री रखा है उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज एक कॉम्पैरेटिव स्टडी हम करेंगे ऋग्वैदिक पीरियड, जिसको अर्ली वैदिक पीरियड भी कहते हैं, और लेटर वैदिक पीरियड का। इन दोनों पीरियड्स में सोसाइटी में, इकोनॉमी में, पॉलिटी में या रिलीजन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या बदलाव आए या क्या परिवर्तन हुए, उन पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जो सोसाइटी थी ऋग्वैदिक पीरियड में और लेटर वैदिक पीरियड में, उनमें क्या क्या चेंजेस हुए उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लें कि ऋग्वैदिक पीरियड जो है वो 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक माना जाता है, और 1000 बीसी से 600 बीसी तक का जो पीरियड है उसको हम लेटर वैदिक पीरियड या उत्तर वैदिक काल, अगर हिंदी में हम कहें तो कहते हैं। सबसे पहले जो पूर्व वैदिक काल है, अर्ली वैदिक पीरियड या ऋग्वैदिक पीरियड के नाम से भी हम उसको जानते हैं, उसमें जो आर्यन सोसाइटी थी, जो आर्य बाहर से आए थे, किस तरह की सोसाइटी थी उस पर हम चर्चा करेंगे। बेसिकली आर्यन जब यहाँ आए तो दे आर पैस्चर इन नेचर। वो मुख्य रूप से पशुपालक थे। एक पशुपालक की तरह एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। एक कबायली जो कबीलों का जीवन होता था, एक ट्राइबल सोसाइटी थी। तो ट्राइबल सोसाइटी का जो एक स्ट्रक्चर होता है, आज भी जिस तरह का स्ट्रक्चर है, मुख्य रूप से वही स्ट्रक्चर उनका भी था। अगर देखा जाए तो उस समय समाज जो है वो मुख्य रूप से दो वर्गों में बटा हुआ था, आर्य और अनार्य। लेकिन आर्य और अनार्य के बीच में कोई एक वाटर टाइप डिवीजन, उतना कठोर विभाजन नहीं था। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये एक दूसरे से घृणा करते थे या एक दूसरे के दुश्मन थे, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, बल्कि शायद एक कॉर्डियल रिलेशन था। हालांकि कुछ इतिहासकार मानते हैं ऐसा, खास करके यूरोपियन इतिहासकार ये मानते हैं कि जब आर्य यहाँ आए तो अनार्यों से उनका संबंध बहुत खराब था और उनके बीच में युद्ध हुआ, लेकिन उस तरह की बातें बहुत सही प्रतीत नहीं होती है। दो टर्म मिले हैं, दास और दस्यु। तो कुछ लोगों का कहना है, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये दास और दस्यु जो है वो अनार्य थे, वो आर्य नहीं थे। लेकिन ये भी बहुत सही प्रतीत नहीं होता है, इसलिए कि कुछ ऐसे राजा मिले हैं जिनके नाम में हमको दास या दस्यु लगा हुआ मिला है, जैसे सुदास, दिवोदास, इनके नाम में दास लगा हुआ है। कृष दस्यु, उसके नाम में दस्यु लगा हुआ है। और नॉर्मली जो राजा थे वो आर्यंस थे। तो जब आर्यंस राजा थे तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि दास या दस्यु जो है वो अनार्य थे। तो अब ये दास और दस्यु क्यों कहे जाते थे? बेसिकली ये वैसे आर्य थे जो शायद पहले वेव में आए हों, और जो आर्यन का बेसिक कल्चर था, जो उनकी अपनी एक वैल्यू होगी, जो सोच होगी, शायद उसका पूरी तरह से पालन ये नहीं करते होंगे, इसलिए इनको दास या दस्यु कहा गया। हम इस बात से ये कह सकते हैं कि जो सोशल एक नॉर्म्स था, उस सोशल नॉर्म्स को जो आर्यंस नहीं मानते होंगे उनको शायद दास और दस्यु कह के संबोधित किया जाता होगा। तो इस तरह का एक डिवीजन था आर्य और अनार्य के बीच में, लेकिन उनके बीच कोई हम इस तरह की क्लेश वाली बात नहीं पाते हैं। तो पहली बात ये हुई अर्ली वैदिक सोसाइटी के बारे में। दूसरी जो बात आती है सोसाइटी के बारे में, जिसकी चर्चा ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में किया गया है, वर्णों की उत्पत्ति की बात की गई है। 4 वर्णों की उत्पत्ति की बात की गई है। हालांकि इसको भी कुछ इतिहासकार मानते हैं
कि ये बाद में जोड़ा गया है, ये ऋग्वेदिक पीरियड का नहीं है, तो ये एक अलग डिबेट का मसला है। लेकिन ऋग्वेद में हम अगर इसको पा रहे हैं, इसको ये मिल रहा है, मेंशन है पुरुष सूक्त में कि 4 वर्णों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो हम ये मानकर चलेंगे कि 4 वर्ण व्यवस्था जो है, वर्णों की जो व्यवस्था है वो धीरे धीरे ऋग्वेदिक पीरियड में ही विकसित होने लगी थी। उसमें यह बताया गया है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई है, क्षत्रिय की उत्पत्ति ब्रह्मा की भुजाओं से हुई है, वैश्य की उत्पत्ति ब्रह्मा के थाइज से हुई है और शूद्र की उत्पत्ति ब्रह्मा के पैर से हुई है। अब ये जो उत्पत्ति के अलग अलग अंग बताए गए हैं, इनका भी एक अर्थ है। बेसिकली ये जो वर्ण व्यवस्था है वो समाज को अलग अलग वर्गों में या जातियों में बांटने की व्यवस्था नहीं थी, जैसा कि अभी आधुनिक काल में है। ये मुख्य रूप से एक तरह से श्रम विभाजन था, ताकि समाज जो है वो सुचारू रूप से चल सके। तो समाज को 4 वर्णों में बांटने का एक प्रयास शायद इस पुरुष सूक्त के द्वारा किया गया है, ताकि समाज सुचारू रूप से चल सके। दास व्यवस्था की बहुत ज्यादा चर्चा उस समय नहीं होती है, तो में भी शायद स्लेवरी सिस्टम नहीं थी। हालांकि ये जब हम धर्म पढ़ेंगे तो उसमें ये माना गया है कि ब्राह्मणों को दान दिया जाता था, दान में दास और दासियां भी दी जाती थी, लेकिन एक रेगुलर लेवल पर इस तरह का कोई सिस्टम नहीं था, जैसा कि बाद में यूरोप में हुआ। यूरोप में स्लेवरी सिस्टम डेवलप हुई और वहाँ जो स्लेव्स थे उनको बहुत टॉर्चर भी किया जाता था। उस तरह की कोई दास व्यवस्था, स्लेवरी सिस्टम हम ऋग्वेदिक पीरियड में नहीं पाते हैं। अब अगर हम महिलाओं की बात करें, महिलाओं की क्या स्थिति थी, क्योंकि समाज का आधा हिस्सा महिलाओं का है और उनकी चर्चा किए बिना किसी भी समाज को हम सही रूप से परिभाषित नहीं कर सकते। महिलाओं की अगर चर्चा करें तो ऐसा माना गया कि ऋग्वेदिक पीरियड में महिलाओं की स्थिति बहुत ही अच्छी थी। बाद में धीरे धीरे वो डिटोरिएट हुई है, उसमें गिरावट आया है। उनको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक सारे अधिकार थे। अगर हम राजनीतिक अधिकार की बात करें तो मुख्य रूप से उस समय 2 पॉलिटिकल बॉडीज थे, सभा और समिति। तो ये माना गया है कि समिति की सदस्यता महिलाओं को भी मिलती थी, जो एडल्ट महिलाएं होती थी, वयस्क होती थी। तो जिस तरह से वयस्क पुरुषों को समिति का सदस्य बनाया जाता था, ठीक उसी तरह से महिलाओं को भी समिति का सदस्य बनाया जाता था, अर्थात उनको पॉलिटिकल अधिकार थे। जहां तक धार्मिक अधिकार की बात है तो पति कोई भी यज्ञ, यहां तक कि एक सिंपल छोटी सी कोई पूजा अगर हो तो वो भी बिना पत्नी के नहीं कर सकता था, पत्नी के साथ बैठकर ही कर सकता था। आर्थिक अधिकार की जहां तक बात है तो चूंकि वो एक ट्राइबल सोसाइटी थी और लोग एक अस्थायी जीवन नहीं जीते थे, और जब इस तरह की व्यवस्था होती है तो इकोनॉमी में रोल होता है महिलाओं का भी। और खास करके अगर हम एंशिएंट इंडियन पीरियड को और पहले जाएं, पहले पढ़ें, जो स्टोन एज है जिसमें हम हंटर और गैदरर के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें हम पाते हैं कि हंटिंग का काम जो है वो पुरुष करते थे और गैदरिंग का काम जो है वो संग्रह करने का, खाद्य पदार्थ संग्रह करने का काम वो महिलाएं करती थी। तो अभी भी हम देखते हैं कि एक तरह से वो ट्राइबल सोसाइटी ही है, और जब एक जगह से दूसरी जगह लोग घूमते होंगे तो जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी, मुख्य रूप से पशुपालन ही था, एग्रीकल्चर सिर्फ सपोर्ट करता था। ऋग्वेदिक पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड में एग्रीकल्चर डोमिनेंट होने लगा, तो इकोनॉमी में उनका रोल था। इसका मतलब है कि आर्थिक अधिकार भी उनको थे। तो जिस तरह से उनको राजनीतिक अधिकार हैं, धार्मिक अधिकार हैं, उसी तरह से उनको आर्थिक अधिकार भी अर्ली वैदिक पीरियड में प्राप्त था। समाज में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार था, उपनयन संस्कार का अधिकार था, यहाँ तक कि अपना पार्टनर चुनने का, वो अपने मन से अपना पति चुन सकती थी, यह भी अधिकार उनको था। कोई भी हमको सती का एविडेंस ऋग्वेदिक पीरियड में नहीं मिलता है।
यहाँ तक कि दहेज प्रथा जैसी भी कोई बात हमको उस समय नहीं मिलती है। और एक सबसे बड़ा अधिकार जो महिलाओं को दिया गया था वो नियोग का अधिकार था। तो ये इतने सारे सोशल अधिकार भी उसको प्राप्त थे। ऐसा लगता है कि एक इक्वल लेवल था, पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार करीब करीब प्राप्त थे। हालांकि पितृसत्तात्मक समाज ही था और पुत्र के जन्म को उत्सव जैसा माना जाता था। पुत्र के जन्म पर खुशी होती थी और पुत्र के प्राप्ति के लिए प्रार्थना भी की जाती थी। लेकिन ऐसा भी कोई एविडेंस नहीं मिला है कि पुत्री के होने पर लोग दुखी होते थे। एक संयुक्त परिवार का कंसेप्ट था। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि पुत्र पुत्री वगैरह के लिए माता पिता के लिए अलग नाम मिलते हैं, लेकिन चचेरे भाई बहन इस तरह के जो भी रिश्ते हैं उनके लिए अलग से कोई स्वतंत्र नाम नहीं दिया गया है, बल्कि नप्त्री उनको कहा जाता था। सबको मिलाकर एक नाउन, एक संज्ञा शब्द था नप्त्री, ये कहा जाता था। तो हम ये कह सकते हैं कि संयुक्त परिवार का कंसेप्ट जरूर था, लेकिन शायद ये बहुत मजबूत नहीं था, बहुत स्ट्रांग कंसेप्ट नहीं था। तो इस तरह से जो समाज है वो ऋग्वैदिक पीरियड में हम देखते हैं कि एक ट्राइबल सोसाइटी है और जहां पुरुषों को महिलाओं को करीब करीब बराबर अधिकार है और एक फॉर्मेशन का पीरियड है। समाज एक तरह से बन रहा था, वर्ग व्यवस्था विकसित हो रही थी, वर्ग विभाजन हो रहा था। आर्य और अनार्य इस तरह के दो ग्रुप में लोग बटे हुए थे। उत्तर वैदिक काल, लैटर वैदिक पीरियड। अब ये जो सोशल फॉर्मेशन हो रहा था ऋग्वैदिक पीरियड में, जो सोसाइटी थी उसमें किस तरह के बदलाव आते हैं उत्तर वैदिक काल में, इस पर भी हम थोड़ी चर्चा कर लें। सबसे पहले जो 4 वर्ण थे, अब ये चारों वर्ण बिल्कुल क्लासिफाइड हो गए, डिफरेंट हो गए। मतलब अब समाज इन 4 वर्णों में बट गया था और चारों वर्णों के अलग अलग कार्य निर्धारित हो गए थे। कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच में एक स्ट्रगल की भी चर्चा होती है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय आपस में संघर्ष करते हैं और उसका कारण जो है वो कुछ इतिहासकारों के अनुसार एक सोशल स्टेटस का था। लोग ये मानते जैसे ब्राह्मण समाज में सबसे ऊपर थे और शायद क्षत्रिय सबसे पहला स्थान पाना चाहते थे, तो कुछ इतिहासकार इसको मानते हैं। लेकिन ये मुख्य कारण नहीं है। मुख्य कारण है जो सरप्लस प्रोडक्शन था उस पर कंट्रोल करने का। उस पर कंट्रोल किसका रहेगा? हम ये जब देखते हैं, जब हम राजनीतिक व्यवस्था को पढ़ेंगे, कि उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे राज्य का निर्माण होना शुरू हो गया था। राजा ताकतवर होने लगे थे और उनके कार्य भी बहुत थे। उनको शायद ज़्यादा जरूरत थी, इकोनॉमी की ज़्यादा रिसोर्सेज की जरूरत थी, तो वो सरप्लस पर अपना कंट्रोल करना चाहते थे। तो मुख्य रूप से सरप्लस पर कंट्रोल किसका रहेगा? इस वजह से ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच में एक संघर्ष हो रहा था और ऐसा माना गया कि बाद में ब्राह्मणों ने शायद समझौता कर लिया और क्षत्रियों को सरप्लस पर कंट्रोल दे दिया और उसके एवज में ब्राह्मणों को समाज में सबसे ऊंचा स्थान दे दिया गया, ऐसा माना जाता है। तो हम अगर देखें तो एक तरह से 2 क्लास बट रहे थे। एक तरफ ब्राह्मण और क्षत्रिय हो रहे थे और दूसरी तरफ वैश्य और शूद्र हो रहे थे। तो ये हम एक परिवर्तन पाते हैं उत्तर वैदिक काल में। आर्यों का जो अनार्यों से रिश्ता था, शायद वो भी अब ज्यादा कॉर्डियल हो गया था, इसलिए कि अनार्य के बहुत सारे जो रीति रिवाज या धार्मिक विचार हैं वो आर्य अपना चुके थे। माना तो ये भी गया है कि अथर्ववेद जो है वो पहले आर्यों के जो वेद हैं 4 उसमें वो शामिल नहीं था, वेदत्रयी का कंसेप्ट था और ये अनार्यों के ग्रंथ हैं, लेकिन बाद में इसको भी वेद में शामिल कर लिया गया और चतुर्वेदा का कंसेप्ट आया। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि आर्यों और अनार्यों के बीच में एक एसिमिलेशन
हो गया था और एक अच्छा रिश्ता हो गया था। अगर हम महिलाओं की बात करें तो तो हम देखते हैं कि महिलाओं के अधिकार में अब कमी आने लगी थी, और इसका जो मुख्य कारण था वो था सेटल्ड लाइफ। उत्तर वैदिक काल में अब ट्राइबल लाइफ नहीं था आदमियों का, अब वो धीरे धीरे सेटल्ड होने लगे थे, और अब उनके इकोनॉमी का आधार पास्चर नहीं था, पशुपालन नहीं था, बल्कि एग्रीकल्चर ज़्यादा डेवलप हो गया था। जिस तरह से हम ऋग्वैदिक काल में पाते हैं कि एक ही फसल जौ वो उगाते थे, उत्तर वैदिक काल में हम गेहूं और चावल के लिए भी अलग अलग शब्द पाते हैं, अर्थात एग्रीकल्चर ज़्यादा डेवलप होने लगा था। और जब एग्रीकल्चर ज़्यादा डेवलप होने लगा तो एक सेटल्ड लाइफ शुरू हो गया, और जब सेटल्ड लाइफ शुरू हो गया तो पुरुष और महिलाओं के साथ शायद कार्यों का डिवीजन हो गया। महिलाओं को हाउस होल्ड का कार्य दे दिया गया, घर के कार्य संभालने को दे दिए गए, और पुरुष बाहर के कार्य संभालने लगे। अर्थात इकोनॉमी में जो महिलाओं का रोल था वो रोल धीरे धीरे समाप्त होने लगा, तो उनके सामाजिक अधिकार भी समाप्त होने लगे। यही चीज हम जब धर्म पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे कि किस तरह से ऋग्वैदिक पीरियड में जो देवियां हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में हम देखते हैं कि जो देवियां हैं वो अब इंडिपेंडेंट नहीं हैं। अर्थात या तो हम इसको कहें कि सोसाइटी का एक रिफ्लेक्शन रिलीजन पर हो रहा है, या हम ये भी कह सकते हैं कि रिलीजन का एक रिफ्लेक्शन सोसाइटी पर हो रहा है जो महिलाओं के कंडीशन को दर्शाता है। हालांकि अभी भी कुछ महिलाओं को पढ़ने का अधिकार है, बहुत सी विदुषी महिलाओं की चर्चा है, लेकिन अब शायद वो उपनयन संस्कार का अधिकार वो कम हो गया, और जो राजनीतिक अधिकार थे, जो समिति में वो सदस्य बन सकती थी, वो अधिकार भी कम हो गया। हालांकि अब जो समिति है उसका जो नेचर था वही बदल गया था। पहले सभा और समिति बहुत पावरफुल थे ऋग्वैदिक पीरियड में, राजा पर वो कंट्रोल रखते थे, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में हम देखते हैं कि अब राजा उनके मेंबर्स को नॉमिनेट करने लगा था। तो एक नेचर ही बदल जाता है समिति का, और जब नेचर बदल जाता है तो उसमें महिलाओं का नॉमिनेशन बंद हो जाता है, अब महिलाएं उसकी सदस्य नहीं हो सकती थी। धार्मिक अधिकार अभी भी थे महिलाओं के, लेकिन जो राजनीतिक अधिकार हैं, आर्थिक अधिकार हैं, वो कम होते जा रहे थे। उत्तर वैदिक काल में भी हमको सती वगैरह का कोई कंसेप्ट नहीं मिलता है, और अभी भी महिलाओं को कुछ नए अधिकार दिए गए थे, जैसे स्त्री धन का कंसेप्ट आता है। उत्तर वैदिक काल में पहली बार स्त्री धन का कंसेप्ट आता है, जिसका अर्थ यह होता है कि विवाह के समय पिता जो भी धन संपत्ति, चल या अचल संपत्ति अपनी पुत्री को देता है, उस पर एक्सक्लूसिवली उसी का अधिकार होगा। तो ये कंसेप्ट आता है। हालांकि इसी कंसेप्ट को बाद में लोग दहेज से जोड़ देते हैं, डॉरी सिस्टम से जोड़कर इसको एक खराब बना दिया जाता है, लेकिन उस समय इसका एक अलग कंसेप्ट था। तो एक ये नया अधिकार उनको मिलता है। अभी भी नियोग का अधिकार महिलाओं को था, तो कुछ अधिकार उनके कम होते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे अधिकार उनके पास रहते हैं। एक और नई चीज जो डेवलप होती है उत्तर वैदिक काल में, गोत्र सिस्टम डेवलप होती है, और वर्णाश्रम व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में विकसित होती है। गोत्र शायद इसलिए विकसित हुआ था कि पहले एक कबीले के रूप में लोग रहते थे, और बाद में वो सेटल्ड लाइफ जीने लगे, और जब सेटल्ड लाइफ जीने लगे तो कबीला आपस में एक जगह, सारा कबीला तो रह नहीं सकता था, तो वो अलग अलग ग्रुप में अलग अलग जगहों पे रहने लगे। तो कौन सा व्यक्ति किस कबीले का है, शायद इसको याद रखने के लिए गोत्र सिस्टम को डेवलप किया गया, और गोत्र की व्यवस्था जो आज भी चली आ रही है, अभी भी है, शायद उसी समय से चली आ रही है। वर्ण आश्रम सिस्टम का भी कंसेप्ट आया। जो मनुष्य का जीवन है उसको 4 भाग में उसको बांट कर देखा जाने लगा। जो उसका जीवन काल है उसको अगर हम एवरेज मान लें 100 साल किसी व्यक्ति का जीवन, तो पहला जो 25 साल है उसको
ब्रह्मचर्य आश्रम में रखा गया, अर्थात वो ऐसा पीरियड होगा जिसमें व्यक्ति उपनयन संस्कार के बाद गुरुकुल जाएगा और शिक्षा प्राप्त करेगा और अपने आप को वो तैयार करेगा आगे के जीवन का मुकाबला करने के लिए, उसको जीने के लिए। फिर 25 साल के बाद फिर वो जब घर वापस आएगा गृहस्थ आश्रम की शुरुआत होगी और अगले 25 साल तक, मतलब 25 से 50 साल तक वो गृहस्थ आश्रम में रहेगा, जिसमें वो अपनी जिम्मेदारियों को संभालेगा, अपने उत्तरदायित्व को संभालेगा, अपने परिवार को आगे बढ़ाएगा। तो ये उसकी जिम्मेदारी होगी गृहस्थ आश्रम में। उसके बाद 50 से 75 साल की जो उसकी उम्र होगी उसको वानप्रस्थ आश्रम कहा गया, जिसमें यह माना गया कि धीरे धीरे जो परिवार है, घर है, या जो भी मोह माया है, उससे अपने आप को वो अलग करेगा और ईश्वर की तरफ अपना ध्यान वो लगाएगा और बढ़ाएगा। और जो अंतिम आश्रम है जिसको संन्यास आश्रम कहा गया, 75 से 100 साल तक की जो उम्र होगी, उसमें वो अपने घर को त्याग देगा और ईश्वर के ज्ञान को प्राप्त करेगा, उसकी भक्ति करेगा। तो इस प्रकार से ये वर्णाश्रम व्यवस्था का कंसेप्ट हमको उत्तर वैदिक काल में आता है। कुल का कंसेप्ट उत्तर वैदिक काल में आता है, जो ऋग्वैदिक पीरियड में नहीं है। कुल अर्थात उसको परिवार से या समाज की सबसे छोटी इकाई से हम मान सकते हैं। तो ये नए नए कंसेप्ट हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल में। अर्थात जो एक समाज अपने फॉर्मेशन के पीरियड में था, ऋग्वैदिक पीरियड में, वो समाज धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में मैच्योर होता है और एक सोसाइटी का निर्माण हम होते हुए देखते हैं, जिसमें हर व्यक्ति के कार्य करीब करीब निर्धारित हैं और एक मजबूत सामाजिक व्यवस्था विकसित हो रही है। ऐसा हम कह सकते हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में। तो हम कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में जो समाज है उसमें ये थोड़े बहुत अंतर हैं, लेकिन बहुत सारी समानताएं भी हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगा तो आप भी देखें, लोगों को सजेस्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सी यू अगेन विथ अ न्यू टॉपिक।